बहुत से लोग ऐसे डॉलर को जला के फॉरेक्स मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में या ट्रेडिंग की दुनिया में ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया, लेकिन इससे कोई ब्रोकर या फॉरेक्स ब्रोकर या ट्रेडिंग का जो भी कंपनी है वो बहुत ज़्यादा अमीर होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो कैपिटल है, वो जो आपने लूज़ किया है, उसको हम साइड पे रखते हैं। एज अ ट्रेडर आपने क्या लूज़ किया है उसको साइड पे रखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक ब्रोकर कितना लूज़ करता है, एक ब्रोकर, एक फॉरेक्स ब्रोकर, एक मिड रेंज ब्रोकर कितना ज़्यादा नुकसान उठाता है, कितना ज़्यादा लूज़ करता है, या कितना ज़्यादा ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उसके एक्सपेंसेस होते हैं। हम उस बात पे बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो में हम लोग मेजरली डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक ब्रोकर को रन करने का, एक फॉरेक्स ब्रोकर को चलाने का कितना खर्चा होता है और एक बेसिक रेंज किस तरह की बनती है ट्रेडिंग में जब वो एक ऑपरेट कर रहा होता है। अगर आपने कंप्लीट डिटेल जाननी है तो एंड तक ये वीडियो लाजमी देखिएगा, ताकि आपको मालूम हो सके कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें किस किस तरीके से जनरल यूज़ की जाती हैं और कितना एक्सपेंस होता है एक फॉरेक्स ब्रोकर को रन करने के लिए। ये उन लोगों के लिए भी क्वेश्चन है जो कि ट्रेड करते हुए बहुत दफ़ा ये सोचते हैं कई दफ़ा कि यार ये ब्रोकर तो बहुत कमाता होगा, हम क्यों ना अपना ब्रोकर बना लें, हम क्यों ना कुछ इस तरह कर ले। तो ये मोस्टली जो अच्छे ट्रेडर या जो टाइम गुजर चुका होता है उनके दिमाग में ये सवाल आता है। और किसी ज़माने में 2014 में या 13 में मेरे दिमाग में भी ये सवाल आया था। सो आज इन चीज़ों के ऊपर एक अबूर हासिल करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट। सो कैलकुलेटर आपके भाई ने रख लिया अपने पास, पेपर रख ली है और सारी चीज़ें रख चुका हूँ। तो आज अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो परेशान नहीं होना, इसका रिवार्ड आपको आखिर में मिलेगा। आपको पता चलेगा कि रियल में क्या वैल्यू आप गेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ को डिस्कस करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है कि ब्रोकर को बनाना, शायद बना लें, कोई भी बना लेता है, कोई भी बना सकता है, लेकिन ब्रोकर को चलाना वो द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। ये शायद ट्रेडिंग से भी ज़्यादा मुश्किल पार्ट है। और फिर उसमें चलाए रखना, उसको मेंटेन रखना और उसमें से कमाना और कमा के अपने एक्सपेंस को पूरे करना और अपने तमाम अखराजात को पूरे रख के प्रॉफिटेबल करना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी मतलब ऐसे ही बस जनरल लोग कमा रहे हैं और ऐसी कंपनी चल रही हैं और बहुत प्रॉफिट कमा रही हैं। अब आज जिस वीडियो में हम लोग जब डिटेल में बात करने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये बोलना चाहूँगा कि ब्रोकर शायद बनाना आसान है लेकिन उसको चलाना मुश्किल है। जैसे वो अक्सर कहा जाता है ना कि हाथी को खरीदना, शायद हाथी कोई भी खरीद ले, लेकिन जिसने हाथी खरीदा है ना उसको अपने घर के दरवाजे ना वो बड़े करने पड़ते हैं। तो ब्रोकर को भी चलाने के लिए ना तो दरवाजे बड़े होना, पीछे बहुत बड़ा फंड होना उसको मेंटेन करने के लिए। ये इन्वेस्टर का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। बहुत बड़ा कैपिटल ज़रूरी है जो कि पूरे स्ट्रक्चर को रन करता है और पूरे स्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म लेवल पे लेके चलता है। इसका मतलब यह है कि मिलियंस ऑफ डॉलर पीछे मौजूद होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा आए, कोई भी बंदा आए और कहे कि मैंने ब्रोकर बनाना है और वो ब्रोकर बना ले, इतना आसान नहीं होता। इससे पहले कुछ अर्सा पहले तकरीबन अक्टूबर 2022 तक शायद फॉरेक्स ब्रोकर बनाना बहुत आसान था। अगर हम मेटा कोर्स की बात करें, जो कि मेटा ट्रेडर प्रोवाइड करती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है, बेसिकली मोस्ट ट्रस्टेड है, जो कि बैंक इस्तेमाल करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर इस्तेमाल करते हैं और टॉप टियर 1 के जो ब्रोकर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं मेटा ट्रेडर को। बेसिकली वो जितने भी ब्रोकर थे वो एक वाइट लेबल का सर्विस प्रोवाइड करते थे। ये मेटा की एक सर्विस थी जिसमें आप तकरीबन $3000 से आप एक वाइट लेबल ले लेते थे और साथ ये आपकी मंथली बेसिक कॉस्ट होती थी मेटा कोर्स की। बाकी $1000-2000 आपकी बेसिक कॉस्ट होती थी। इस के ऊपर मैं प्रॉपरली एक अनदर वीडियो भी बताऊंगा कि वाई मेटा हैज़ डिसकनेक्टेड वाइट लेबल्स। लेकिन हम फर्दर वैसे डिटेल में अगर रफली बात कर दें तो वाइट लेबल का एक पहले 2022 तक अक्टूबर तक एक कॉन्सेप्ट मौजूद था। उसमें होता ये था कि कोई भी $3-4-5 मंथली पे करके ब्रोकर बना लेता था, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा स्कैम्स के जनरल ऑप्शंस होते थे। बहुत ज़्यादा स्कैम्स नोट होने के बाद मेटा कोर्स ने एट द एंड अक्टूबर 2022 को बेसिकली
इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और अब कोई भी किसी किस्म का वाइट लेबल चल नहीं सकता। और जितने भी वाइट लेबल थे तकरीबन मुझे मेरे जो इंटरनल नंबर्स मैं जितने जानता हूँ तकरीबन 700 से 800 ब्रोकर्स तो बंद हुए थे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद थोड़ा सा मेरा भी इंटरेस्ट ज़रा इसमें से ज़रा डाउन हो गया। तो ये एक ऑन द एवरेज नंबर जो है ना आपका वाइट लेबल्स के हवाले से। जो आप वाइट लेबल के हवाले से कोई भी ऑप्शंस मौजूद नहीं है। हम बात करते हैं एक नॉर्मल स्टैंडर्ड आजकल के वक्त में ताज़ा तरीन हालात के मुताबिक एक ब्रोकर कितने में बनता और चलता है। इस पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है वो है लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बेसिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, फिर वो टेक्नोलॉजी पे डिस्कस करेंगे जो कि मेटा कोड्स रिलेटेड है, जो ट्रेडिंग रिलेटेड है और जो कि हाई एंड टेक्नोलॉजी है, नैनो सेकंड्स के ऊपर जो काम करती है। हम सारों को पार्ट बाय पार्ट स्टडी करते हैं। पहला हम लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो पहले किसी ज़माने में एसवीजी और मतलब बेसिक यूके में कोई $200-250 में कंपनी बना के या एसवीजी में $1,000-1,500 या $2,000 में कंपनी बना के वो अप्लाई किया जा सकता था ब्रोकर। ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। अब रूल्स एंड टर्म एंड कंडीशंस बेसिकली सख्त हो चुके हैं। सो एक कंपनी को नॉर्मली सेटअप करने के लिए अगर हम बात करें तो आपको कुछ कंट्रीज़ में आप सेटअप कर सकते हैं मोस्टली जहां ब्रोकर का फॉरेक्स ब्रोकर का एक्टिविटी मौजूद हो। जिस तरीके से मलेशिया हो सकता है, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल सेशल्स हो सकता है, इस तरीके से मॉरिशस हो सकता है और बहुत से ऐसे BVI ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हो सकता है, वनुआतू हो सकता है। इस तरह के मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आके एक बेसिक कंपनी फॉरेक्स का एक्टिविटी रजिस्टर कर सकते हैं। और इसकी जो मैंने एवरेज रैंडम कॉस्ट निकाली, जो एक नॉर्मल कॉस्ट निकाली, वो तकरीबन $15,000 आपकी एक एवरेज कॉस्ट है। सेटअप फीस और ईयरली तकरीबन ये खर्चा एक कंपनी को रन करने का, जिसका लीगल डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंसिंग का, ये अप भी हो सकता है डाउन भी। लेकिन ये कि 15,000 या मैं अगर मॉरिशस की बात करूं तो मॉरिशस में एक बेसिक कंपनी रजिस्टर करने का तकरीबन खर्चा $15,000 पर ईयर है या आप पहली दफ़ा है। उसके बाद आपको ईयरली अगर पर एनम पे करना है तो तकरीबन $13-14,000 रिन्यूअल फीस भी बनती है। तो हम एवरेज लेंगे $15,000 पर ईयर जो है वो आपका एक कंपनी को बनाने का और उसको रजिस्टर करने का, ये बेसिक उसका एक्सपेंस लीगल वे में हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जिसने कंपनी बनाई वो कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन को हैंडल कर रहा है। कोई ना कोई लीगल ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें आपके अपने कंट्री में भी हो सकती है या किसी और कंट्री में, जिस लाइक दुबई में हो सकती है जहाँ आप उससे ले रहे हैं, या वो उसी कंट्री में जहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने रजिस्टर की है। फॉर एग्जांपल सेशल्स की कंपनी जो मैनेज कर रही है, हम उसकी एक एवरेज फीस मेंटेन कर लेते हैं, बहुत कम, हालांकि इतनी फीस होती नहीं है, लेकिन जो लीगल डॉक्यूमेंट्स को और छोटे मोटे जितने भी कंप्लायंस रिलेटेड चीज़ें आती हैं या कंसल्टेंसी के ऊपर जो भी जितना भी जो ना वो काम करती है, तो हम मान लेते हैं सालाना $5,000 का तकरीबन उसका खर्चा रहता है। ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो $400-500 भी नहीं बनता। हम उसकी एक एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं तो $15,000 उसकी कंपनी की कॉस्ट और $500 जिसने कंपनी रजिस्टर की और जिसने मैनेज कर रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज कर रही है कंपनी, तो तकरीबन $20,000 का ये बेसिक खर्चा है। उसके बाद मेटा की मैं ये जो जितनी भी आपको डिटेल बता रहा हूँ ये मेटा कोड्स के लाइसेंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेटा कोड्स का लाइसेंस अगर लेने के बाद आपकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है इस वक्त। सो फिजिकल मेटा कोड्स का लाइसेंस लेने के लिए या रखने के लिए आपको एक फ़िज़िकल ऑफिस की ज़रूरत होती है। आपको अपनी कंपनी के नाम के ऊपर एक एग्जैक्टली फ़िज़िकल ऑफिस रखना ज़रूरी है। ये आप उस कंट्री में भी रख सकते हैं, ये किसी और कंट्री में भी रख सकते हैं रैप ऑफिस के तौर पे। ये डिपेंड करता है ये आपके ऊपर। अगर आप उस कंट्री में फॉर एग्जांपल आप सेशल में अपनी कंपनी रजिस्टर की या मॉरिशस में अपनी कंपनी रजिस्टर की या मलेशिया में कंपनी की, तो वहाँ आपको फ़िज़िकल ऑफिस होना ज़रूरी है। अगर आपने फॉर एग्जांपल नहीं वहाँ रखना चाहते तो वहाँ आप बेसिक ऑफिस रख के एक जो वर्चुअल होता है और जो कंपनी वो मैनेज कर रही होगी वो मैनेज कर लेगी। आप ऑफिस दूसरी जगह रख सकते हैं, आप किसी भी और कंट्री में रख सकते हैं। हम एक एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, एक बहुत बेसिक सा कॉस्ट निकालते हैं कि उस फिज़िकल ऑफिस का, जो कि बहुत नॉर्मिनल कॉस्ट $1,500 पर मंथ अगर उसका एक बेसिक रेंट हो। $1,500 अगर पाकिस्तानी अमाउंट्स में या इंडियन अमाउंट में या बांग्लादेशी रुपए में या किसी भी, तो अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको डॉलर के हिसाब से रेट, अगर आज पाकिस्तान के करेंसी का रेट फॉर एग्जांपल 300 चल रहा है या इंडिया की करेंसी का 150 चल रहा है,
या बांग्लादेशी टका या कोई भी किसी किस्म का फॉर एग्जाम्पल, तो अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मेरी तमाम कैलकुलेशन बेसिकली डॉलर बेस्ड है ताकि आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकें अपनी कंट्री की कैलकुलेशन में। तो एक नॉर्मल ऑफिस की कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो तकरीबन $1500 पर मंथ का मिनिमम ये रेंटल कॉस्ट कह सकते हैं, तो बेसिक बिजली वगैरह की कॉस्ट या जो भी है, तो $1500 एक कुछ भी कॉस्ट अगर हम बिल्कुल छोटा सा कोई ऑफिस ले रहे हैं तो इसकी एक बेसिक कॉस्ट बनती है। सो $1500 के हिसाब से अगर सालाना अगर कॉस्ट निकाली जाए तो तकरीबन ये $18,000 इसका सालाना कॉस्ट बनती है एक फिजिकल ऑफिस को मेंटेन करने का। इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आप लीगली इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे हैं तो आपको लीगल तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा एक कंपनी को रन करने के लिए। यहाँ ऐसा नहीं है कि कंपनी बनाई अगले महीने या अगले साल आपने नई कंपनी बना ली और पिछली कंपनी को किक ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। सो आपको उसके टैक्स मेंटेन करना है, अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, अपने ऑडिटिंग मेंटेन करनी है। सो एक टैक्स अकाउंटेंट आपको चाहिए होगा जो कि उसी कंट्री, जिस कंट्री में आपका बेसिकली अपने ब्रोकर रजिस्टर है, उस कंट्री के अंदर जो भी टैक्स कंसल्टेंट चाहिए होगा जो आपकी डॉक्यूमेंटेशंस को देखे, क्योंकि ब्रोकर के अंदर टैक्स बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी होती है। मोस्टली टैक्स फ्री जोन्स हैं, बहुत सी जगह पे टैक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर पूरे करने हैं और अपने सबमिट ज़रूर करना है, अपना बिजनेस का रिकॉर्ड ज़रूर भेजना है। ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल दुबई में टैक्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ भी कर सकते हैं। आपने अपनी कंप्लायंस पूरा रखना है कि आपके पास ये ज़रूर नॉलेज हो कि कितना आया, कहाँ से आया, कैसे आया, किसने क्या किया। सो टैक्सेशन एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन जो फाइनेंस है वो ज़रूरी मेंटेन करना होती है। सो टैक्स अकाउंटेंट के लिए टैक्स और जो एक पर्सन होता है जो कि प्रॉपरली कंसल्टेंट के ऊपर, उसकी ऑन द एवरेज मैंने कॉस्ट निकाली मलेशिया की भी, साइप्रस की भी, सेशल्स की भी और मॉरिशस की भी, तो ऑन द एवरेज तकरीबन $2000 जो है ना वो तकरीबन उसकी मंथली कॉस्ट बनती है एक मिड रेंज ब्रोकर के ऊपर। ये मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ ये एक मिड रेंज ब्रोकर, ये मिड रेंज से मुराद जिसका 1000 के करीब जो है ना अकाउंट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट है, 1000 से अबव थोड़े बहुत अकाउंट्स हैं, एक बेसिक रेंज। मैं कोई इंटरप्राइजेज लेवल पे भी बात नहीं कर रहा और मैं बिल्कुल बेसिक की भी बात नहीं कर रहा जो, लेकिन एक मिड रेंज की बात कर रहा हूँ। तो $2000 पर मंथ इसकी कॉस्ट बनती है एक टैक्स कंसल्टेंट की। इसका मतलब हुआ कि सालाना जो कॉस्ट बनी वो तकरीबन $24000 टैक्स कंसल्टेंट की कॉस्ट बन जाएगी, जो इसकी तनख्वाह है या फीस है। क्यों बनती है? आप इसको फ्रीलांस नहीं कर सकते, ये फाइवर पे ऑर्डर दे के नहीं आप इसको मेंटेन कर सकते। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि आपको एक डेडिकेटेड बंदा चाहिए, क्योंकि एक दिन में आपकी 400, 500, 600, 1000 अगर ट्रेड होती है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसको भी चेक एंड बैलेंस करना, तो एक प्रॉपर है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑडिटर की। ऑडिटर क्योंकि जब आपने लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस कंट्री में भी आपने कंपनी बनाई हुई है वहाँ की रिक्वायरमेंट होगी कि आप एक ऑडिटर जो ऑडिट करे, आपके तमाम डाटा को चेक करता रहे, तो आपके तमाम मतलब फाइनेंशियल मॉडल को देखता रहे, उसको भी अगर कॉस्ट करे तो वो भी ऑडिटर भी तकरीबन टैक्स कंसल्टेंट के बराबर आपको एक हायर करना है दूसरे कंट्री में जहाँ पर आपको लाइसेंस अपने लिया हुआ है। तो तकरीबन $2000 की बात कर रहा हूँ, उसकी भी कॉस्ट ये सालाना $24,000 इसकी कॉस्ट बनती है एक टैक्स कंसल्टेंट के साथ ही एक ऑडिटर की भी। तकरीबन ये सेम ही हो सकता है, ऐसा है कि कोई 2000 में दोनों काम कर रहा हो आपके लिए, लेकिन ये क्योंकि अपने एक तीसरी कंट्री में या दूसरे कंट्री में काम कर रहे हो तो नॉर्मल ये है मिड रेंज। अब बात करते हैं क्योंकि आपने एक कंपनी बनाई किसी और जगह, जैसे आपको मालूम है सऊदी अरेबिया में, दुबई में या गल्फ के बाकी, तो एक कफाला सिस्टम है या वकील चाहिए होता है, वकील से मुराद कफील चाहिए होता है, कफील से मुराद स्पॉन्सर चाहिए होता है, एक पार्टनर चाहिए होता है लोकल वहाँ का। इसी तरीके से जब आपने किसी ऐसी कंट्री में बनाया तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपको एक लोकल डायरेक्टर या लोकल स्पॉन्सर चाहिए होता है। वो लोकल स्पॉन्सर ऐसा नहीं होता कि हमें ही डाल दो किसी के भी डाटा, उसको आपको सैलरी पे करनी पड़ती है। क्यों? जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन को आपके बिहाफ के ऊपर साइन करता है। वो एज ए पार्टनर के तौर पे वो ओनर नहीं होता बिजनेस के अंदर, वो मालिक नहीं होता, लेकिन वो किसी हद तक वो तमाम लीगल कंप्लाइंस, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशियरी आप होते हो, लेकिन वो एज आ डॉक्यूमेंटेशन और बाकी चीज़ों को हैंडल करता रहता है। तो उस डायरेक्टर की जो टोटल जो एक बात करें मतलब तनख्वाह, तो ऑन द एवरेज $1500 से $2000 बनती है। हम 2000 ले लेते हैं, इससे ज़्यादा भी होती है। कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर ऐसी आपने कराने के लिए उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट बनती है। कनाडा के अगर आपने कर रहे हैं तो उसकी ज़्यादा, वो डिपेंड करता है। वहाँ $2000 जो है ना वो हो सकता है कि मतलब एक छोटा सा जो है ना कैफ़े पे काम करने वाले का वेटर लेता हो। सो डिपेंड करता है उस कंट्री पे, लेकिन मैंने एवरेज कॉस्ट एक ऐसे उन कंट्रीज़ के हिसाब से बात की है जो सेशल्स या मॉरिशस जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
सो डायरेक्टर की एक बेसिक कॉस्ट तकरीबन मंथली जो बनती है वो $2000 बनती है। 2000 उसकी तनख्वाह कह लें, उसकी सर्विस फ़ी कह लें, उसकी कंसल्टेंसी फ़ीस कह लें, उसकी स्पॉन्सर फ़ी कह लें, उसकी पार्टनर फ़ी कह लें, तो सालाना ये भी तकरीबन $24,000 के करीब मिनिमम। और ऑन द एवरेज अगर बात करें तो ये $24,000 बेसिकली आपको ज़्यादा दुखेगा नहीं, लेकिन तकरीबन ये होता है। ये मिड रेंज के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। शुरू में ये भी हो सकता है आप सस्ते में मेंटेन कर ले, बाद में आपको प्रॉपर्ली ज़रूरत पड़े तो इसके ऊपर बाद में फिर बात करते रहेंगे। अब आप बात करते हैं कंप्लायंस एंड केवाईसी के ऊपर। ये कंप्लायंस एंड केवाईसी के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड पर्सन जो कि आपकी कंपनी के कंप्लायंस मैनेज करता रहे। कंपनी की जितनी भी फाइनेंस है, क्योंकि देखिए इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ FATF इन्वॉल्व होती है, मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व होती है। आपने देखा होगा टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी कंडीशन, डाटा के प्राइवेसी सिक्योरिटी के ऊपर, और बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मनी AML पॉलिसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी मेंटेन करना। इसके अलावा आपको बाकी जितने भी फाइनेंशियल जो रेगुलेशंस हैं उनको मेंटेन करना। उसके लिए एक आपको कंप्लायंस के लिए एक प्रॉपरली जो शख्स चाहिए होता है, ताकि आया वो पूरी चीज़ का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, वो प्रॉपर मेंटेन रखता है वो तकरीबन सारे के सारा। तो इसकी अगर बात करें तो तकरीबन इसकी भी $2000, क्योंकि ये आउटसोर्स किया हुआ है आपने कहीं ना कहीं, तो ऑन द एवरेज ये $1500 से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन $3000 भी कॉस्ट होती है, तो हम एवरेज $2000 लेंगे तो इसकी कॉस्ट तकरीबन सालाना वही $24,000 इसकी भी कॉस्ट बनती है। ये तनख्वाहें हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो। अब हम बात करते हैं मेटा की अगली चीज़ के ऊपर, अगर पॉलिसी के हवाले से, कि जिस भी कंट्री में आपकी कंपनी रजिस्टर है उस कंट्री में आपको बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट, ये वाइस साइज नहीं चलेगा इसके अंदर, आपको डिजिटल बैंक अकाउंट नहीं चलेगा, बल्कि प्रैक्टिकली फिजिकल बैंक अकाउंट आपको चाहिए होता है, जो कि रियल बैंक अकाउंट आपको चाहिए, रियल बैंक के अंदर मौजूद। और क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, ये बेसिकली हाई रिस्क मार्केट्स होती हैं। हाई रिस्क मार्केट्स होने की वजह से या इनका बैंक अकाउंट भी इतनी इजीली नहीं बनता, इतना इजीली अप्रूव नहीं होता, मोस्ट ऑफ द बैंक अप्रूव नहीं करते। ये ऐसी बात है कि मतलब क्योंकि इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा इस बिज़नेस में होते हैं, और हाई रिस्क में जितने भी आपको इजीली पेमेंट गेटवे भी नहीं मिलते और लिमिटेशंस होती हैं थोड़ी सी। तो जब हम बैंक अकाउंट की बात करते हैं तो नॉर्मली जो मेरे नॉलेज के मुताबिक $2500 से $3000 की फीस के अंदर ना आपका सालाना में मतलब आपको बैंक अकाउंट बन जाता है। कुछ बैंक आपको कुछ फीस चार्ज करते हैं, ऐसे भी बैंक हैं जो $300-400 मंथली मिनिमम फीस चार्ज करते हो और ऐसा कुछ। तो हम अच्छे बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट होता है जो अपने IT कंपनी में बना लिया, आप डिजिटली भी बना लेते हो, आप कहीं भी खोल लेते हो। लेकिन जो फाइनेंशियल फॉरेक्स ब्रोकर का होता है उसका बैंक अकाउंट इतना इजीली नहीं बनता अनटिल अनलेस आपके पास लाइसेंस प्रॉपर लेनी है, फिर भी इसके लिए डिफिकल्टीज रहती हैं। लेकिन इसकी तकरीबन फीस जो है, अगर मैं बात करूं बैंक अकाउंट की, तकरीबन $2500 से $3000 तकरीबन इसकी सालाना फीस आप रख सकते हैं। अगर आप बात करो कि $200 भी लग रहा है मैं कैलकुलेशन में, तो 12 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो $2400 बन रहा है। ये मिनिमम में, क्योंकि डॉलर्स में बात कर रहे हैं तो एक डॉलर्स के हिसाब से फीस बनती है। और जब आप बैंक अकाउंट खोलने जाते हो तो तकरीबन 10-15 हज़ार $20,000 मिनिमम आपको रखना होता है। जैसे हांगकॉन्ग है तो वहाँ पर $50,000 है, सिंगापुर है $50,000 है, मलेशिया 50,000 रिंगिट है मिनिमम, दुबई है 50,000 दिरहम है मिनिमम, इस तरीके से मॉरिशस है, इस तरीके से मुख्तलिफ कंट्री है, सेशल्स है। तो उधर के हिसाब से तो एवरेज तकरीबन जो मैंने कैलकुलेशन एक फॉरेक्स ब्रोकर के लिए मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होता है तकरीबन वो $15,000 से $20,000 बैलेंस है। ऐसा भी है हम मतलब लाइक मेरी क्योंकि B2B वो फॉर्म के साथ वाबस्तगी भी है, जहाँ पर वो फॉरेक्स ब्रोकर की डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं और वो पूरी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी हमने कई दफ़ा ये काम तो हम $5-7 हज़ार में भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। तो $20,000, $15,000 से $20,000 आपको बैंक अकाउंट में रखना लाजमी होता है, ये एक कॉस्ट है। अब अभी तक हम लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जितनी भी है, याद रखिए इसके अंदर अभी तक लाइसेंस इंक्लूड ही नहीं था। अब आप बोलोगे यार इतना तो तुमने खर्चा बता दिया, ये इसमें लाइसेंस इंक्लूड नहीं था। हाँ जी, लाइसेंस एक कंप्लीट, ये ऐसी बात है जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस है ना, आपने गाड़ी खरीद ली, अभी तक जो आपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन देखे वो गाड़ी खरीदने के थे, जिसकी गाड़ी को मेंटेनेंस चाहिए, उसका ऑयल चेंज चाहिए, उसके बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ऑयल चाहिए, फ्यूल चाहिए, उसकी बाकी जो भी लवाजमात हैं वो सारी की सारी पूरी कर रहे थे। लेकिन गाड़ी तब तक आप नहीं चला सकते, लेकिन वो कोई और चला सकता है जो भी है, लेकिन गाड़ी तब तक आप खुद नहीं चला सकते जब तक आपके पास गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो। इसी तरीके से इस मामले के अंदर भी बात करें, फॉरेक्स ब्रोकर को भी रन करने के लिए आपको एक लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है।
नॉर्मली मेटा कोर्स अगर बात करें तो वो लाइसेंस के बगैर आपको अप्रूव कर देता है, मतलब आपका अकाउंट या आपका ब्रोकर अप्रूव कर देता है, लेकिन उनकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यही होती है कि लाइसेंस ले आओ। तो 3-4 महीने तो आप सर्वाइव कर लोगे, 6 महीने सर्वाइव कर लो, एट दी एंड आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइसेंस आपके लिए पाबंदी या रिन्यूअल के टाइम लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस की मिनिमम किसी न किसी जगह पे, ऐसे भी हो सकता है आपने कंपनी मॉरिशस में खोली है या दुबई में खोली है या मतलब सेशल्स में खोली है, तो लाइसेंस आपने मलेशिया में ले लिया, साइप्रस में ले लिया, ऐसा पॉसिबल है। तो लाइसेंस बड़ा ज़रूरी होता है। लाइसेंस की एवरेज कॉस्ट अगर निकालें तो तकरीबन, वैसे मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो उस पर पूरी की पूरी लाइसेंस की कॉस्टिंग के ऊपर बनी हुई है, उसको आप विजिट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ऑन द एवरेज अभी बता दूं तो एवरेज $50,000 का कॉस्ट है। सेशल्स में जाओ, ऐसे मतलब उसमें जाओ, मॉरिशस में जाओ, मलेशिया में जाओ, तो मिनिमम, अभी इसमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह की नहीं बात कर रहा हूँ, ऑन द एवरेज बात कर रहा हूँ कि $40,000-50,000 तो मिनिमम आपकी कॉस्ट बनती ही बनती है ये। सो अगर हम लाइसेंस को भी डाल लें, क्योंकि आज नहीं तो कल जब मिड रेंज की बात कर रहे हैं तो लाइसेंस ज़रूरी होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि मिड रेंज बगैर लाइसेंस के नहीं चलेगा। तो तकरीबन $1,95,000 अब तक की जो मैंने डिस्कस किया है, ये लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, जो कि सिर्फ लीगल, ये वो कॉस्ट है जो एक टाइम नहीं है बल्कि सालाना तकरीबन पे करना है। इस $1,95,000 या $2,00,000 की कॉस्ट ये मैंने बड़ी इनहेंस करके की है, इसमें छोटी मोटी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन भी डाल दिए ताकि ये एवरेज रहे। अब इसके अंदर हम वो 20,000 या 15,000 बैंक डिपॉजिट भी डाल लें तो तकरीबन ये 2 लाख, 2,20,000, 10,000 की रेंज में आता है। ये एक मिड रेंज ब्रोकर को रन करने की लीगल कॉस्ट है। ये लीगल कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें वकील नहीं है, इसमें लॉयर नहीं है, जब कोई और प्रॉब्लम हो वो नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, लेकिन ऑन द मिड रेंज पे ये बात की है ताकि आपको पता चले कि इसको एक सालाना, अगर मंथली बेसिस पे आप कॉस्ट कैलकुलेट करें तो आपको नज़र भी आ रहा होगा, 2 लाख की अगर कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, और मैं आपको कैलकुलेट इधर ही करके अगर दे देता हूँ तो 12 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन $16,000 या $17,000 सिर्फ लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आ रही है। ये वो कॉस्ट है जो कि नॉर्मली पे होनी है, करनी है। अब हम दूसरे सेक्शन में इस वीडियो की जाते हैं और उस पर बात करते हैं कि एक बेसिक वेबसाइट या टेक्नोलॉजी की कॉस्ट क्या होती है, ताकि उसके ऊपर फर्दर बात कर सके।